नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई अखबारी विज्ञापन ये 5 नंबर की एकांकी चिरंजीत जी ने लिखी है, इसको हम देख रहे हैं। अब तक हमने इस एकांकी के जो पात्र है दुर्गा और मदन मोहन जो पति पत्नी है, इनके बीच किस प्रकार छोटी सी भूल के कारण वहाँ पे झगड़े की नौबत आ गई है, घर में तूफान सा उठा है। तो ये गलती जो है मदन मोहन के सर पर मारी जा रही है और मदन मोहन जिस कोशिश में था अर्थात दूसरी नौकरी ढूंढने की, उसकी पत्नी जो है इस बात को लेकर कुछ अलग ही समझ बैठी है और उसकी गलतफहमी इतनी बड़ी है कि उसके विचारों के अनुसार ही सभी बातें जो है वहाँ पे घटित हो रही है। समाचार पत्र के संपादक की ओर से गलत पोस्ट बॉक्स नंबर लिखे जाने के कारण और भी संदेह जो है उस दुर्गा का जो है मदन मोहन के संदर्भ में वहाँ पे बढ़ा हुआ है। अर्थात दुर्गा को ये लग रहा है कि मदन मोहन अब दूसरी शादी करने जा रहा है। अर्थात ये बातें अब तक हमने देखी है और मदन मोहन अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। अखबार की ओर से जो भी कुछ विज्ञापन छपकर आया था वो भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर लिखे हुए गलत पोस्ट बॉक्स नंबर के कारण किस प्रकार और संदेह जो है गहरा हो जाता है दुर्गा के मन में, यहाँ तक हमने बातें देखी है। अर्थात वहाँ पे पोस्ट बॉक्स नंबर जो दिया गया था वो 311 था और वहाँ पे 3111 नहीं था, तो इसलिए और भी शक जो है उसका तैयार हुआ है। तो यहाँ तक हम आए थे। मदन मोहन हैरान होकर ये देख रहा है, ध्यान से उसने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब वो देख रहा है कि वहाँ पे 3111 की बजाय 311 सूचित किया गया है। दुर्गा अपने छल और झूठ को छुपाने के लिए दुर्गा कहती है अपने छल और झूठ को छुपाने के लिए कोई दूसरा बहाना ढूंढो, इससे काम नहीं चलेगा। अर्थात तुम जो भी कुछ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए तुम्हें अब दूसरा कारण बताना पड़ेगा, कोई तो दूसरा बहाना बताना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इससे छूट सकते हो। मदन मोहन सोचने लगता है, हो सकता है कि अब वो बीच में ही उसकी बात काट देती है दुर्गा कहती है एकाएक भभक कर, देखो तुम अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए कोई और झूठ गढ़ने की कोशिश न करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या करना चाह रहे हो। अब मैं समझ चुकी हूँ। सच बोलने से क्यों डरते हो? साहस से कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए किसी बीवी की तलाश में हो जो किसी अधिक सुंदर जो मुझसे अधिक सुंदर हो, अधिक पढ़ी लिखी हो, फैशनेबल हो और बहुत सा दहेज लाकर तुम्हें मालामाल करने में समर्थ हो। अर्थात वो दुर्गा जो है मदन मोहन को समझा रही है कि अब तुम जो है दूसरा बहाना ढूंढने की कोशिश मत करो और सीधे सीधे मुझे कह दो तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे से सुंदर जो है पत्नी जो है ढूंढ रहा हूँ और वो सुंदरता के साथ साथ फैशनेबल भी हो और बहुत सारा दहेज लाकर मुझे दे। तो इस प्रकार से वो दुर्गा जो है मन की बातें जो है उसके सर में प्रकट कर रही है। मदन मोहन कहता है, दुर्गा तुम्हें बेकार का वहम हो गया है, मैं सच कहता हूँ कि मैंने शादी के लिए विज्ञापन नहीं दिया है। अब वो विवश होकर वो विवशता के साथ दुर्गा को समझा रहा है कि दुर्गा मैं सही कह रहा हूँ और किसी भी वहम में मत रहो, मैं सच कहता हूँ कि शादी के लिए मैंने कोई विज्ञापन नहीं दिया है। दुर्गा कहती है, कैलेंडर के देवी देवताओं को चित्रों की ओर मुंह करके रूंधे गले से कह रही है, हे भगवान मुझे आज मौत क्यों नहीं आ जाती, जिसे मैं अपना सर्वस्व समझती थी वही बेगाना हो गया है। अब दुर्गा जो है बात का बतंगड़ बना रही है और वो जो है भगवान को विनती कर रही है। वो कह रही है आज मुझे इसी वक्त मौत क्यों नहीं आ जाती। ये आदमी जो है मैं जिसे अपना सर्वस्व समझती थी और वो आज मुझसे बेगाना हो गया है, मतलब दूसरी शादी करने जा रहा है। मदन मोहन कहता है कैलेंडर की तरफ मुंह करते हुए, हे भगवान मैं कैसे अपनी पत्नी को यकीन दिलाऊं। अब मदन मोहन भी जो है वहाँ पे भगवान के सामने मिन्नतें कर रहा है कि मैं अपने पत्नी को कैसे समझाऊं, कैसे इसको यकीन दिलाऊं। दुर्गा कहती है तमक कर, रहने दो यह अपना बहुरूपियापन। अर्थात ये बहुरूपियापन मतलब ये नौटंकी अब रहने दो, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। तुम अर्थात वो बात बीच में रोक देती है। बाहर गली में साइकिल की घंटी और दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्थात दरवाजे पर दस्तक और साइकिल की घंटी बजने के कारण दुर्गा जो बोल रही थी तुम करके, वो वहाँ पे रुक जाती है और अचानक से दरवाजे पर हुई दस्तक को जब वो सुनती है तो बाहर से डाकिया आवाज़ देता है, बाहर से
चिट्ठी ले लीजिए। और डाकिया आवाज देकर कहता है बाहर से, चिट्ठी ले लीजिए। मदन मोहन खुश होकर चिट्ठी की ओर लपकते हुए, शायद डाकिया नेशनल पत्रिका के दफ्तर की चिट्ठी लाया है। अब मदन मोहन को लग रहा है कि शायद डाकिया जो लाया है वो नेशनल पत्रिका से आई हुई चिट्ठी लेकर आया है। खिड़की में से एक बड़ा सा लिफाफा लेकर उछलते हुए, अर्थात वो दरवाज़ा न खोलते हुए खिड़की में से ही लिफाफा लेता है। मेरा अनुमान ठीक निकला, नेशनल पत्रिका के ही दफ्तर से चिट्ठी आई है। भगवान मेरी लाज रख ली, क्या ठीक मौके पर डाकिया पहुंचा है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। पलटकर दुर्गा विज्ञापन के जवाब में जो चिट्ठियाँ आई है नेशनल पत्रिका वालों ने लिफाफे में बंद करके मुझे सब भेज दी है। इनसे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अब विज्ञापन शादी के लिए नहीं, नौकरी के लिए दिया था। अब मदन मोहन को चिट्ठी खोलने से पहले ये वो अनुमान लगा रहा है कि उसके पास डाकिया जो चिट्ठी लेकर आया था वो चिट्ठी शायद संपादक की ओर से उसके विज्ञापन के लिए, नौकरी के विज्ञापन जितने भी उत्तर के रूप में आए थे उसको लेकर वो डाकिया वो चिट्ठी लेकर आया है। अब वो अपने आप पर विश्वास कर रहा है कि अब शायद मेरी जो भी कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अब दुर्गा को जो है, उसकी पत्नी को जो है, अपने आप पता चल जाएगा कि मैं जो विज्ञापन दे रहा था वो शादी के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए दे रहा था। दुर्गा कहती है खोलो लिफाफा। दुर्गा अब कहती है हो जाए दूध का दूध पानी का पानी, लिफाफा खोलो। मदन मोहन न तुम ही खोलो। अर्थात मदन मोहन भी जो थोड़ा सा वो मदन मोहन भी अब थोड़ा सा उसको चिढ़ाने के लिए उसको आड़े हाथे ले रहा है और उसको ही कहता है कि तुम ही खोलो। मैंने खोला तो शायद तुम हाथ की सफाई बताने लगो। अर्थात वो कह रही है कि मैंने अगर इसको खोला तो तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ दूसरा ही हाथ की सफाई के आधार पर, अर्थात जो हाथ की चालाकी जो करते हैं उसके आधार पर तुमने उस पर विश्वास नहीं करोगी, तुम ही खोलो। लिफाफा पकड़ते हुए, यह लो लिफाफा, जल्दी से खोल डालो, अभी सच्चाई मालूम हो जाती है। मदन मोहन कहता है जल्दी खोल दो, अभी क्या अभी सच्चाई मालूम हो जाएगी। दुर्गा जल्दी से लिफाफा फाड़कर उसमें से कागज निकालती है। अब दुर्गा ने जो है वो लिफाफा फाड़ा है और उसमें से निकली चिट्ठियाँ, वो कागज जो है वो निकाल देती है। दुर्गा कहती है चिट्ठियों को फाड़कर व्यंग्य से, और जी हाँ सच्चाई मालूम हो गई है, ये लीजिए 5 रूपवती गुणवती कन्याओं ने आपके घर की आजीवन नौकरी के लिए अर्जियां भेजी हैं, अपने अपने फोटो के साथ। अब वो दुर्गा जब खोलती है वो लिफाफा तो उसमें से सुंदर सुंदर 5 लड़कियों के फोटो और शादी के न्योते जो है, आवेदन पत्र जो है उसी पत्र में या उस लिफाफे में मिलते हैं। और दुर्गा जो है खुशी के साथ या गुस्से के साथ वो कह रही है ये देखो, तुमने जो नौकरी के लिए आवेदन पत्र विज्ञापन किया था, तुम्हारी यहाँ 5 रूपवती लड़कियां जो है, कन्याएं जो है तुम्हारे घर में नौकरी करना चाहती है, साथ में अर्जियां भी भेजी है। अपने फोटो के साथ उन्होंने वो बातें लिखी है। दुर्गा चिट्ठियों के साथ आए फोटो को अपने पति को दिखाती है। वो चौंक कर देखता है और हक्का बक्का सा रह जाता है। दुर्गा आंखों से आग बरस रही है। अब दुर्गा की आंखों से आग बरस रही है। दुर्गा बहुत गुस्से में है और वो जब देखती है कि लिफाफे में मौजूद जो सुंदर लड़कियों के फोटोज उसको मिले थे और अर्जियां मिली थी शादी के न्योते के रूप में, तो वो और गुस्सा हो गई है। मदन मोहन हैरान है। मदन मोहन कहता है यह क्या हो गया। खटाखट से धड़ाम से कुर्सी पर बैठ जाता है, माथे का पसीना पोंछते हुए, जरा देखूं तो। अब वो उसके माथे पर पसीना आने लगा है। अब उसको जो लग रहा था कि संपादक ने उसके नौकरी के संदर्भ की चिट्ठियां उसको भेजी है, लेकिन गलत पोस्ट बॉक्स नंबर डालने के कारण गलत ही चिट्ठियां उस पर आई थी, उसमें फोटो आए थे और वो अब परेशान हो गया है, घबरा रहा है और उसको माथे पर पसीना आ रहा है। दुर्गा कहती है फोटो उसके सामने करके व्यंग्य से, जरा क्यों पूरी तरह देखो अपनी इन भावी पत्नियों को। एक फोटो ऊपर उठाकर, ये तो बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस मालूम होती है, क्या रूप पाया है इसमें। इसके पिताजी लिखते हैं 7 वाली चिट्ठी पढ़ती है, मेरी बेटी हजारों में है, पद्मावती, गुणवती, रूपवती। अब ये
दुर्गा जो है उसके ऊपर तीर के तीर, व्यंग्य के तीर चला रही है और वो एक लड़की का फोटो उठाकर उसको दिखाती है और सब बता रही है कि ये मुझसे भी सुंदर है, फिल्म एक्ट्रेस से भी ज़्यादा सुंदर है। तुम उसके पिताजी लिख रहे हैं कि उसकी बेटी जो है हज़ारों में एक है, रूपवती है, गुणवती है। तो मदन मोहन फटी पटी आंखों से देखते हुए, कि करते हुए मूड सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे विज्ञापन में ये गड़बड़ हो गई है। अब मदन मोहन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विज्ञापन में किस प्रकार ये गलती हुई है और ये किस प्रकार गलत पते पर ये गलत चिट्ठियाँ आ गई है। दुर्गा व्यंग्य से कहती है, अजी गड़बड़ तो मेरठ वाली ने कर डाली है, गड़बड़ तो मेरठ वाली ने कर डाली है। शादी का आवेदन पत्र बाप भैया अभिभावक की मार्फत न भेजकर सीधा खुद ही भेज दिया है। अब देखिएगा कि जो शादी की जो चिट्ठियां है तो विशेषता उस लड़की के पिता, उसके भाई वगैरह भेज देते हैं, लेकिन अब मेरठ वाली जो लड़की ने जो चिट्ठी भेजी थी वो उसके किसी भाई ने या पिता ने वो चिट्ठी न भेजकर खुद ने भेजी है। अर्थात गड़बड़ वहाँ पे है। बड़ी फॉरवर्ड मालूम होती है, अर्थात फॉरवर्ड मतलब आगे विचारों, मतलब आगे के विचारों वाली, अर्थात खुले विचारों वाली। और फॉरवर्ड क्यों नहीं, प्रोफेसर जो ठहरी लिखती है 300 रुपये से हमारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। अर्थात वो एक प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करती है और वो कहती है कि 300 रुपये से हमारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। पति को घूमकर देखते हुए, अच्छा तुमने अखबार में अपना मासिक वेतन 400 रुपये लिखा है, पूरे 300 का झूठ। अर्थात जो विज्ञापन जो दिया था तो मासिक वेतन तुमने 400 लिखा था और पूरे 300 का झूठ वहां पे लिख दिया तुमने। मदन मोहन घबराया सा दुर्गा को कहता है, दुर्गा मैं सच कहता हूँ, मुझे इसका पता नहीं है, मैंने विज्ञापन। अब उसकी बात जो है अधूरी काट कर दुर्गा बीच में बोलती है, गुस्से से तिलमिलाकर वो कह रही है, यो झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारा सारा षड्यंत्र प्रमाण सहित मेरे कब्जे में है। एक चिट्ठी दिखाकर ये देखो, इलाहाबाद से आया है, इस पत्र के साथ इश्तेहार की कतरन भी नथी है, इस पर पोस्ट बॉक्स नंबर 311 ही दिया हुआ है ना। इश्तेहार में तुम लिखते हो, जरूरत है 400 रुपये वेतन, मासिक वेतन पाने वाले संभ्रांत कुल के एक सुयोग्य उन्नतशील 30 वर्षीय वर के लिए एक सुंदर पढ़ी लिखी कुंवारी कन्या की, जात पात का कोई बंधन नहीं, पत्र व्यवहार के लिए पता पोस्ट बॉक्स नंबर 311 मार्फत नेशनल पत्रिका। सव्यंग्य से ऐसे वर के चरणों पर कौन कुंवारी कन्या अपना तन मन धन अर्पण न कर देंगी। अर्थात इसमें जो आई हुई अगली जो चिट्ठी है उस पर जो भी कुछ इश्तेहार लिखा था वो पढ़कर दिखाती है और कितना अच्छी तरह से वो लिखा है वो व्यंग्य के साथ वो मदन मोहन को दिखा रही है, पढ़कर दिखा रही है। मदन मोहन कहता है जैसे गिड़गिड़ाते हुए, अब विनती कर रहा है, दुर्गा मेरी बात पर विश्वास करो, यह विज्ञापन मैंने नहीं दिया है। फिर भी मदन मोहन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने ये विज्ञापन नहीं दिया है। दुर्गा गुस्से से तिलमिला उठी है और कहती है, सारी कलाई खुल जाने के पर भी तुम झूठ बोले जा रहे हो, सब झूठ बाहर आने पर भी तुम झूठ बोले जा रहे हो। शर्म नहीं आती, विज्ञापन में अपने बारे में गलत बातें लिखकर तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। लड़की वालों को अगर इसका पता चल जाए तो वे तुम पर दावा दायर कर सकते हैं। मैं अभी इन सबको असलियत से आगाह किए देती हूँ। सबके पते इन पत्रों पर लिखे हुए हैं। मेज पर कलम, दवात और कागज लेकर चटापर बैठ जाती है। अब वो उसका भेद जो है, वो विज्ञापन में जो झूठे दावे उसने किए थे उसका भेद खोलने के लिए वो पत्रों में आए हुए, चिट्ठियों में आए हुए पते पर पते जो है वो लिख रही है कागज पर। अब मदन मोहन घबरा रहा है। अब घबराते वो कह रहा है, दुर्गा ये क्या पागलपन कर रही हो। मैं अर्थात फिर से एक बार वो घबराहट में अपनी बात समझाना चाहता है, लेकिन दुर्गा एक बात मानने को तैयार नहीं है। दुर्गा कहती है, कलम को भले ही तरह उठाकर गुस्से से, तुमने मेरे साथ जो छल किया है, मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, उसका जवाब यही पागलपन है। मतलब तुम मेरे साथ जो सलूक कर रहे हो, मेरे साथ अर्थात मुझे छोड़ने का जो प्रयास कर रहे हो, तो उसका जवाब ही ये पागलपन है। मैं और स्त्रियों की तरह बेजबान गाय बकरी नहीं जो चुपचाप ये अत्याचार सहन कर लूँ। मेरा रोम रोम प्रतिहिंसा
की ज्वाला से जल रहा है, मेरे जीते जी तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं अभी लिखती हूँ। अर्थात वो दुर्गा समझा रही है, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो गाय भेड़ बकरी की तरह चुपचाप सब सहन ले, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें प्रतिहिंसा के लिए मैं अपने मतलब रोम रोम मेरा तरबतर हो रहा है, मैं तुम्हें प्रतिहिंसा से मेरा रोम जल रहा है, मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मदन मोहन कहता है एकाएक कुर्सी से उठकर कुछ गर्म होकर, दुर्गा बेकार बात न बढ़ाओ, कह जो दिया कि मैं विज्ञापन, अर्थात वो अपनी बात सफाई में कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुर्गा नहीं सुन रही है। दुर्गा कहती है तो क्या चुपचाप अपने घर सौद आने दूं, अर्थात मैं चुप बैठूं कुछ भी न बोलूं तो चुपचाप जो है मेरे घर पर सौत आने दूं। मदन मोहन कहता है तुम मेरी सुनती नहीं, अपनी यहाँ के जा रही हो। अब गुस्से में मदन मोहन जो है उसको बोल रहा है कि अब बात उसको सहन नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो और तुम अपनी यहाँ की जा रही हो। दुर्गा कहती है तुम अपनी कर चुके, अब मेरी बारी है। अब दुर्गा समझा रही है तुमने जो भी कुछ किया अपना कर चुका है, तुम कर चुके हो, अब मेरी बारी है। मदन मोहन कहता है गुस्से से तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, अगर मैं दूसरी शादी ही कर लूँ तो। अर्थात मदन मोहन अब गुस्से से कह रहा है, लेकिन वो करना नहीं चाहता, फिर भी दुर्गा मानने को तैयार नहीं है, तो वो दुर्गा को ललकार रहा है, चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम क्या बिगाड़ लोगी मैं अगर दूसरी शादी कर लूँ तो। दुर्गा कह रही है आपे से बाहर होकर तमक कर खड़ी हो जाती है, दूसरी शादी होने से पहले मैं तुम्हें मार कर खुद फांसी पर लटक जाऊंगी, समझे। अब दुर्गा जो है अपने ही पति को, मदन मोहन को वहां पे धमकी दे रही है, कह रही है तुम पूछ रहे हो मुझे क्या कर सकती हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें मार कर खुद फांसी पर लटक जाऊंगी। मदन मोहन झटपट गुस्से से, तो मैं पहले तुम्हें ठिकाने लगा देता हूँ। अब मदन मोहन का भी गुस्सा बहुत बढ़ गया है। वो कह रहा है कि तुम मुझे मारने से पहले मैं तुम्हें ठिकाने पर लगा देता हूँ। दुर्गा चिल्लाकर जरा हाथ लगा कर तो देखो। अब दुर्गा भी गुस्से में है, वो कह रही है जरा हाथ लगा कर तो देखो। अब गुस्सा बहुत मरने मारने पर उतावला हो गया है, मतलब झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब दोनों जो है एक दूसरे को मरने मारने की बात कर रहे हैं। अब उतने में क्या हो जाता है, उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के रण क्षेत्र के दोनों योद्धा ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब दोनों जो है गुस्से में वहां पे तिलमिला उठे हैं। दोनों वहां पे एक दूसरे को मरने की बातें कर रहे हैं, और इसी बीच जो है दरवाजे पर दस्तक हो जाती है और दोनों योद्धा जो है, जो पति पत्नी लड़ रहे थे, वो वहां पे शांत हो जाते हैं। एक स्वर बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए, बाबू मदन मोहन जी, अर्थात बाहर से एक आवाज आती है, और वो बाहर से ही व्यक्ति आवाज लगा रहा है, बाबू मदन मोहन जी। अर्थात दुर्गा उछलकर, ये लो, विज्ञापन पढ़कर किसी लड़की के पिता खुद चले आए हैं वर के दर्शन करने। अब दुर्गा अनुमान लगा रही है कि विज्ञापन पढ़कर जो है किसी वधू के पिता खुद चलकर आए हैं, अर्थात रिश्ता पक्का करने के लिए। मदन मोहन कहते हैं घबरा कर, नहीं दुर्गा, ऐसा नहीं हो सकता, खैर जरा अंदर जाओ। अब वो मदन मोहन उसको समझा रहा है, जरा अंदर जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन आया है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों अंदर क्यों जाओ, तुम्हारा सारा छल कपट अब दुनिया को बताना ही होगा। अब तुम्हारा सारा छल कपट जो है मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मदन मोहन गिड़गिड़ाकर भगवान के लिए, अर्थात भगवान के लिए वो समझा रहा है, भगवान के लिए अंदर जाओ। वो बाहर से आवाज फिर से एक बार आती है, बाबू मदन मोहन जी। मदन मोहन जल्दी से दरवाजा खोलता है, सामने एक सूट बूट धारी सज्जन दिखाई देते हैं। दरवाजा खोलने के बाद एक आदमी जो है सूट पहने हुए वहां पे सामने दिखाई देते हैं। मदन मोहन कहता है कहिए क्या काम है। दुर्गा कहती है चिल्लाकर, तुमसे अपनी लड़की का रिश्ता करने आए हैं, और क्या काम हो गया। लेकिन मैं, अर्थात उसको मदन मोहन ने उस व्यक्ति को पूछा है कि क्या काम है, लेकिन दुर्गा ही जवाब दे रही है कुछ काम दूसरा नहीं होगा, रिश्ता पक्का करने आए होंगे, और क्या काम होगा। मैनेजर, और वो जो आदमी था वो एक नेशनल पत्रिका का मैनेजर था, और वो अंदर आकर कहता है देखिए बहन जी, आप गलत समझ रही है, मैं नेशनल पत्रिका का विज्ञापन मैनेजर हूँ। अब मैं नेशनल पत्रिका से आया हूँ और वहाँ के विज्ञापन विभाग का मैनेजर हूँ। मदन मोहन के गुस्से से, आप अच्छे विज्ञापन मैनेजर हैं। अब वो
मदन मोहन को गुस्सा अभी भी आ रहा है, क्योंकि उस विज्ञापन मैनेजर के कारण उसके घर में इतना बड़ा बवाल जो है उठा था, और वो गुस्से से कह रहा है कि आप अच्छे विज्ञापन मैनेजर हो। दुर्गा कहती है तो फिर आप इनके लिए लड़कियों के और फोटो लाए होंगे। तो आप ठीक है, मैनेजर जो कह रहा है कि अच्छे मैनेजर है तो आप इनके लिए अच्छे और लड़कियों के फोटो लाए होंगे। मैनेजर कहता है नहीं बहन जी, अपने दफ्तर की गलती के लिए इनसे क्षमा मांगने आया हूँ। अर्थात उनकी दफ्तर की ओर से या मैनेजर के दफ्तर की ओर से जो गलती हुई थी उसकी क्षमा मांगने में यहाँ पे आया हूँ। दुर्गा चौंक कर, कौन सी गलती? मदन मोहन हाँ जल्दी बताइए वरना। मदन मोहन अब भी गुस्से में है और उस मैनेजर को बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बताइए वरना। मैनेजर कह देता है टाइपिस्ट की भूल से पोस्ट बॉक्स नंबर में गड़बड़ी हो गई है और इनके पास किसी दूसरे विज्ञापन की चिट्ठियां भेज दी गई है। अब वो उस विज्ञापन विभाग में काम करने वाला जो टाइपिस्ट था उसके गलती के कारण वहाँ पे पोस्ट बॉक्स नंबर में गलती हुई थी और इस वजह से गलत पोस्ट बॉक्स नंबर की चिट्ठियाँ इनके पास भेज दी गई है। मदन मोहन कहता है हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मदन मोहन अब अपनी सांसें जो है काबू में पा रहा है और भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। दुर्गा कहती है क्या आप सच कह रहे हैं? अब दुर्गा को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वो जो मैनेजर कह रहे हैं क्या वो आप सच कह रहे हैं? मैनेजर कहते हैं हाँ इनका पोस्ट बॉक्स नंबर था 3111 और चिट्ठियाँ उन्हें भेज दी गई है पोस्ट बॉक्स नंबर 311 की। अब गलती क्या हुई थी वो मैनेजर समझा रहे हैं। इनका पोस्ट बॉक्स नंबर 3111 था और इनको चिट्ठियाँ 311 की भेज दी गई है। मदन मोहन हर्ष विभोर से अब थोड़ा सा आनंदित हुआ है। सुना दुर्गा मैनेजर से, ये रही वे चिट्ठियाँ, मैं आपका आभारी हूँ कि आप अपनी गलती बताने के लिए स्वयं चले आए, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अपने दफ्तर में ऐसा नालायक टाइपिस्ट क्यों रखा है? उसकी गलती से घर में तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अर्थात मदन मोहन उस मैनेजर को समझा रहे हैं कि मैं सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि आप अपनी गलती बताने के लिए स्वयं आ गए, लेकिन आपने अपने दफ्तर में ऐसा नालायक टाइपिस्ट क्यों रखा है? उसकी वजह से मेरे घर में आज क्या हो जाता। मैनेजर बोलता है कैसे? मदन मोहन कहता है मेरी पत्नी समझी कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। गलत पते पर पोस्ट बॉक्स नंबर आने के कारण वहाँ पे उसकी पत्नी को जो गलत फहमी हुई थी वो समझा रहे हैं कि मेरी पत्नी समझ बैठी है कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। दुर्गा कुछ लज्जित सी दिखाई देती है। अब मैनेजर कहते हैं हंसते हुए नहीं आपने तो नौकरी के लिए विज्ञापन दिया था, उसके उत्तर में ये चिट्ठियाँ आई हैं। अर्थात वो लिफाफा वो फटफड़ाता दिखाता है। वैसे मैंने अपने टाइपिस्ट को बर्खास्त कर दिया है, यदि आप चाहें तो 200 रुपये मासिक पर आप हमारे दफ्तर में आ सकते हैं। और वो मैनेजर जो है अपनी गलती की पूर्ति के लिए उस मदन मोहन को कह रहे हैं कि आपने जो नौकरी के लिए जो विज्ञापन दिया था उसके जवाब में जो चिट्ठी आई है वो इतनी सारी है, और वैसे तो मैंने जो पोस्ट बॉक्स नंबर में गलती करने वाला जो टाइपिस्ट था हमारे दफ्तर का उसको मैंने कब का निकाल दिया है। आप अगर टाइपिस्ट के तौर पर हमारे यहाँ पे मैं आपको 200 रुपये की तनख्वाह दे दूंगा, अगर आप वहाँ पे अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मदन मोहन खुशी से उछलने लगता है। मुझे मंजूर है, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। मैनेजर कहता है आप आज से काम शुरू क्यों नहीं करते? अर्थात अब मैनेजर को भी टाइपिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसने पहले वाले टाइपिस्ट को निकाल दिया है। और वो मदन मोहन को कहते हैं, मदन मोहन कहता है मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ, लेकिन मैनेजर कहता है कि कोई बात नहीं, आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। मदन मोहन आज मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम है। अब मदन मोहन कह रहा है आज मुझे घर में बहुत जरूरी काम है। आंखों से घूमते हुए क्या काम है? दुर्गा उनको पूछ रही। दुर्गा कह रही है क्या काम है? मदन मोहन आज पंडित को बुलाकर तुम्हारे साथ दूसरी शादी करनी है। अब वहाँ पे दोनों पति पत्नी जो है एक दूसरे को देखकर मजाक कर रहे हैं, और मदन मोहन कहता है कि आज मैं पंडित को बुलाकर दूसरी शादी मैं तुम्हारे साथ ही करने वाला हूँ। मैनेजर हंसते हुए, लेकिन इसके लिए आपको पहले हमारे अखबार में विज्ञापन देना होगा। अब वो मैनेजर भी वहाँ पे उन्हीं की बात को हंसी की मजाक वाली बात को आगे बढ़ाते हुए मैनेजर कहता है इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे अखबार में विज्ञापन देना होगा। तो
तो यहाँ पे ये एकांकी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से एक गलती के कारण कितनी सारी हंसी मजाक वाली बातें जो है पति पत्नी के बीच में वहाँ पे घटित हो जाती है। इसका एक सुंदर कथानक जो है चिरंजीत जी ने इस अखबारी विज्ञापन नामक एकांकी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगले लेक्चर में इस एकांकी का जो आशय है या सारांश जो है मैं आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।